आखिरकार ये हो ही गया। व्हाइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंधों का पूरी तरह समर्थन करने के लिए तैयार हैं। वही विधेयक जिसे दिवंगत लिंडसी ग्रैहम इसे अपने जीवन का मकसद मानते थे। 2 साल की कोशिशों और लेखक की मृत्यु के बाद दस्तावेज को अमेरिका के राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। इतना ही नहीं, आज 13 जुलाई को इसे सेनेट में और भी सख्त बना दिया गया, जिसमें कुछ दिलचस्प बिंदु जोड़े गए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक असहज सच्चाई है जिस पर ईमानदारी से बात करनी होगी। जब वॉशिंगटन 2 साल तक कागज पर सहमति बना रहा, तब तक यूक्रेन ने अपने प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिए थे। इन्हें लंबी दूरी वाले प्रतिबंध कहा जाता है और ये अमेरिकी प्रतिबंधों के उलट अभी और सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। आज ये पता चला है कि रूसी तेल शोधन 2005 के स्तर तक गिर गया है। व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार सार्वजनिक रूप से माना कि यूक्रेनी हमें पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में कुछ समस्याएं पैदा कर रहे हैं। इस एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या समर्थन किया और ये कब शुरू होगा? यूक्रेनी ड्रोन अमेरिकी प्रतिबंधों से अधिक असरदार क्यों रहे? मुख्य सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप इन प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे या फिर ये सिर्फ व्लादिमीर पुतिन को डराने की कोशिश है? मेरा नाम अलेक्से पेचिए है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। मैं आपकी सदस्यता के लिए आभारी रहूंगा। मैं ये एपिसोड 13 जुलाई की देर रात रिकॉर्ड कर रहा हूं, जबकि दुर्भाग्यवश रूसी अभी यूक्रेनी राजधानी पर मिसाइल हमले जारी रखे हुए हैं। लेकिन खबर वाकई में ताजा है और ये रूसियों के लिए घातक साबित हो सकती है। व्हाइट हाउस के प्रतिनिधि ने सीएनएन को बताया कि डोनाल्ड ट्रंप लिंडसी ग्रैहम से बात करने के बाद रूस पर कड़े प्रतिबंधों वाले विधेयक का समर्थन करने के लिए तैयार है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला कांग्रेस में इस दस्तावेज को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर सकता है। मैं आपको खुद तंत्र याद दिला दूं, लिंडसी ग्राहम का विधेयक डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन सभी देशों से आयात पर ऊंचे शुल्क लगाने का रास्ता खोलता है जो अब भी रूसी तेल, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस खरीदते हैं। ये 5 ऐसे देशों की बात है जो बिचौलिया हैं, जो सस्ती रूसी तेल खरीदते हैं ताकि बाद में उसे फिर से बेच सके, या फिर रूसी तेल से बने पेट्रोलियम उत्पाद। और अब इस विधेयक के सह लेखकों की संख्या 85 सेनेटर हो गई है। यह संख्या राष्ट्रपति के वीटो को पार करने के लिए भी काफी है अगर डोनाल्ड ट्रंप अपना मन बदले। व्हाइट हाउस के सूत्रों की बात अलग है, लेकिन उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार इन कड़े प्रतिबंधों का समर्थन किया है। लेकिन फिर भी व्हाइट हाउस का स्रोत गुमनाम रूप से सामने आया। लेकिन आज तो खुद रिपब्लिकन पार्टी के नेता भी, रिपब्लिकन नेता जॉन थ्यून ने इसे सार्वजनिक रूप से पुष्टि की। व्हाइट हाउस ने लिंडसी ग्राहम के साथ कड़े प्रतिबंधों वाले इस बिल के अंतिम मसौदे के पाठ पर करीबी समन्वय में काम किया। आगे उनकी टिप्पणी है, इसके लिए सेनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों की कोशिशें जरूरी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इसे कर पाएंगे। ये बिल सेनेटर ग्राहम की राजनीतिक विरासत है। डेमोक्रेट रिचर्ड ब्लूमेंथल, जो लिंडसी ग्राहम के साथ इस बिल के सह लेखक है, ने इस मुद्दे को काफी भावुकता से रखा और कहा, उद्धरण, सीनेटर ग्राहम की याद में इस बिल को जल्दी से पारित करना एक सम्मानजनक श्रद्धांजलि के रूप में देखा जाना चाहिए। यही बात हमने उस समय भी की थी जब मैं आखिरी बार सप्ताहांत में उनसे बात की थी। मैं बताना चाहता हूं कि रूस पर मौजूदा कड़े प्रतिबंधों के मसौदे में तीसरे देशों पर भी द्वितीय प्रतिबंध है। उन देशों से आने वाले सामानों पर 500% की प्रतिबंधात्मक शुल्क लगाने की बात है जो अभी भी रूसी ऊर्जा संसाधनों, तेल, यूरेनियम और प्राकृतिक गैस की खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा इन प्रतिबंधों में वित्तीय नाकेबंदी भी शामिल है, यानी रूस के सबसे बड़े बैंकों और ओलिगार्कों के खिलाफ सख्त पाबंदियां और निवेश पर प्रतिबंध। किसी भी रूसी ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिकी निवेश पर पूरी तरह से रोक। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी स्थिति काफी बदली है। मैं एक घटना याद दिलाना चाहता हूं जिससे उनकी बयानबाजी के बदलाव को समझ सकें। 8 जुलाई को डोनाल्ड ट्रंप ने अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और यूक्रेन की सेनाओं के रूस पर हमलों की तारीफ करते हुए इसे शांति के करीब लाने वाला कदम बताया।
उसी समय ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उसी दिन यानी 8 जुलाई को वे व्लादिमीर पुतिन को जरूर फोन करेंगे और उनके साथ शांति वार्ता पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिर ट्रंप और जेलेंस्की की एक बंद बैठक हुई जिसमें क्या बात हुई ये हमें पूरी तरह से नहीं पता। लेकिन आज 13 जुलाई की देर शाम हो चुकी है और ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को अब तक फोन नहीं किया और सार्वजनिक चर्चाओं में उनका नाम लेना भी पूरी तरह बंद कर दिया। सबसे अहम बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब प्रतिबंधों का समर्थन कर सकते हैं ताकि वे आखिरी जीत की गाड़ी पर चढ़ सके, ऐसा कहा जा सकता है। जब वॉशिंगटन नर्क जैसे प्रतिबंधों के विधेयक के मसौदे पर सहमति बना रहा था, तब यूक्रेन ने वो परिणाम हासिल कर लिया जो न तो हजारों प्रतिबंध दिला सके और न ही 4 साल की कूटनीति। रूस में तेल रिफाइनिंग घटकर 4 मिलियन बैरल प्रतिदिन से भी कम हो गई है, जो मार्च 2005 के बाद सबसे कम है। यानी ये लगभग व्लादिमीर पुतिन के पूरे शासनकाल का न्यूनतम स्तर है। साल भर में करीब 1.5 मिलियन बैरल रोज की गिरावट यूक्रेन के लंबी दूरी के प्रतिबंधों का नतीजा है। आज यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने बताया कि पिछले 100 दिनों में रूसी ईंधन ठिकानों पर लगभग 50 हमले हुए हैं। सिर्फ ईंधन ठिकानों पर, यानी हर 2 दिन में कहीं न कहीं कोई बड़ा हमला होता है। सेना की कार्रवाई से रूस की लगभग सभी तेल रिफाइनरियों पर हमला हो चुका है और कम से कम शीर्ष 10 तो सभी निशाना बन चुकी हैं, कुछ पर 1 से अधिक बार। अब ध्यान दीजिए, रूस ने ईंधन क्षेत्र के आधिकारिक आंकड़ों को गोपनीय कर दिया है। विश्लेषकों को सैटेलाइट मॉनिटरिंग से तेल क्षेत्रों और टैंकों के असली नुकसान का अनुमान लगाना होता है। जब सरकार आंकड़े छुपाने लगती है तो ये सिर्फ समस्या नहीं बल्कि असली तबाही को स्वीकार करना होता है। पुतिन, याद दिला दूं, पहले डींग मार रहे थे कि तेल रिफाइनरियों पर हमले कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब वो रूसियों को असली तेल रिफाइनिंग की स्थिति बताने से मना कर रहे हैं। यूक्रेनी हमलों के नतीजे लगातार सामने आने लगे। मैं याद दिला दूं कि रूस ने पहले पेट्रोल, फिर एविएशन फ्यूल और अब डीजल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। रूस प्रमुख निर्यातकों में से है। डीजल ईंधन की कमी से वैश्विक कीमतें कई वर्षों में सबसे ऊंची हो गईं। पेट्रोल का उत्पादन केवल 65% मौसमी जरूरतों को ही पूरा करता है और एक तेल महाशक्ति के लिए ये अंतिम अपमान है। मैं याद दिला दूं, खुद व्लादिमीर पुतिन 2007 या 2008 में नाटो के सामने भाषण दे रहे थे जब उन्हें इन समिट्स में बुलाया जाता था। उन्होंने कहा था कि रूस, याद रखो, हम ऊर्जा महाशक्ति है। ये एक महाशक्ति है और आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो आप सब रूसी गैस और तेल के बिना ठंड से जम जाएंगे। तो देखिए, यही तेल की महाशक्ति आखिरकार भारत और कजाकिस्तान से पेट्रोल आयात कर रही है। अब जरा सोचिए, रूस अपनी तेल भारत और यहां तक कि आंशिक रूप से कजाकिस्तान को भी छूट पर, भारी छूट पर बेच रहा है और फिर उसे इन्हीं देशों से वापस खरीदना पड़ता है, उसी रूसी तेल को, लेकिन अब बाजार की ऊंची कीमत पर, रिफाइंड तेल के रूप में, यानी पेट्रोल के रूप में। यही है वो तेल की महाशक्ति। आखिरकार व्लादिमीर पुतिन को भी मानना पड़ा कि समस्याएं हैं। आज 13 जुलाई को नरोदनोगो फ्रोंटा फोरम स्योदल्या पब्येदी में व्लादिमीर पुतिन ने वो किया जिससे वो महीनों से बच रहे थे। आगे उनका उद्धरण है। हाँ, यूक्रेनी हमें इस समय, जिसे कहते हैं, पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर कुछ समस्याएं पैदा कर रहे हैं। मुझे लगता है धीरे धीरे स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन रूस में ऊर्जा का बुनियादी आधार बहुत मजबूत और भरोसेमंद है। आपको ये टालमटोल कैसी लगी? मुझे तब अच्छा लगता है जब रूसवासी ऐसी बातें करते हैं ताकि जंगली, थोड़ा मूर्ख रूसवासी कभी न समझ सके कि उसे क्या समझाया जा रहा है। पुतिन कहते हैं, यूक्रेन वाले अभी पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर हमें खास समस्याएं दे रहे हैं। तो सीधे सीधे कह दो, हमारे यहाँ ईंधन संकट के साथ बहुत बुरी हालत है, सच में दिक्कतें हैं। लेकिन वो घुमा फिरा कर बात करता है। फिर वो कहते हैं, देखिए, कुल मिलाकर हमारी ऊर्जा की बुनियादी व्यवस्था बहुत मजबूत है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आगे चलकर असल में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सुधर जाएगा। और इससे पहले पुतिन को घरेलू पहलू को भी स्वीकार करना पड़ा और फिर भी उन्होंने कहा
उदाहरण है, समस्याएं अभी भी वाहन चालकों और व्यापार के लिए बनी हुई हैं और दुर्भाग्य से पेट्रोल पंपों पर भी कतारें हैं। जरूरी किस्म का पेट्रोल अक्सर नहीं मिलता। और फिर आगे धमकियां दी गई जो ताकत नहीं बल्कि बेबसी को दिखाती हैं। व्लादिमीर पुतिन ने गुस्से में कहा कि अगर नकारात्मक जवाब मिला तो वो भी वैसा ही लेकिन कई गुना ज्यादा ताकतवर जवाब देंगे। मैं कई बार कह चुका हूं कि गंदी रूस जवाब नहीं दे सकती क्योंकि वही आक्रांता है। आसान शब्दों में पुतिन कह रहे हैं कि समस्याएं हैं लेकिन हम दिखा देंगे, चिंता मत करो, रूस के लोग सहते रहो। आप तो हमेशा चाहते हैं पड़ोसियों के यहाँ बुरा हो, अब हम वही करेंगे। लेकिन ईंधन संकट अब सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं, ये मोर्चे तक भी पहुंच गया है जिसके लिए ये सब शुरू किया गया था। प्रतिरोध आंदोलन आतेश के अनुसार यूक्रेन के दक्षिण में रूसी कमान ने मोबाइल फायर ग्रुप्स और वायु रक्षा इकाइयों की ईंधन भराई सीमित कर दी है। और यहां मैं एक बार फिर से साफ तौर पर कहना चाहूंगा, इस दुष्चक्र के बारे में सोचिए। यूक्रेनी ड्रोन रूस में तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। रूस का ईंधन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उनके पास अपनी वायु रक्षा इकाइयों को ईंधन देने के लिए कुछ नहीं बचा है, जिन्हें इन ड्रोन को मार गिराना चाहिए जो तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। ड्रोन अब खुलकर उड़ रहे हैं और नई तेल रिफाइनरियों पर हमला कर रहे हैं। मुझे लगता है यह शानदार रणनीति है और हमले रुक नहीं रहे हैं। 13 जुलाई की रात को एसबीयू ने क्रीमिया में बागेरोवा एयरबेस पर गश्ती नौकाओं और तकनीकी उपकरणों के हैंगर पर हमला किया। पोर्ट कावकाज जो क्रास्नोदार क्षेत्र में है और स्टावरोपोल में तेल डिपो के टैंक पार्क पर भी हमला हुआ। केर्च के पास नेबोयू रडार और S-400 लॉन्चर को भी क्षतिग्रस्त किया गया और अजोव सागर में भी 1 दर्जन से अधिक जहाजों में आग लग गई। इनमें टैंकर, फेरी, मालवाहक जहाज व टगबोट है। नतीजा यह है कि अमेरिकी प्रतिबंध, जिन्हें तथाकथित नरक जैसे प्रतिबंध कहा जाता है, अब सच में असर दिखा सकते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध रूस पर नहीं बल्कि क्रेमलिन को पैसा देने वालों पर असर डालने चाहिए, जैसे चीन, भारत, ब्राजील और अन्य तेल खरीदारों पर। यह युद्ध को फंड करने वाली आमदनियों पर चोट है, पर इसके लिए इंतजार करना होगा। और जब बिल पास हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप उस पर साइन कर देंगे, तब भी प्रतिबंधों के कई प्रावधान अपने आप लागू होंगे, लेकिन सिर्फ 30 दिन बाद। साथ ही खरीदारों को अपनी लॉजिस्टिक्स बदलने में भी महीनों लगेंगे और इसलिए इन प्रतिबंधों का असली असर, मैं कहूंगा, सर्दियों से पहले नहीं दिखेगा, और वो भी तब जब ट्रंप वाकई में ट्रिगर दबा दे। लेकिन यूक्रेनी प्रतिबंध तुरंत असर दिखाते हैं। फिर भी ये एक आदर्श संयोजन होता, यानी यूक्रेन प्रसंस्करण को ठप कर देता। ऐसे में रूस अपनी आपूर्ति और युद्ध क्षमता खो देता है। प्रतिबंध कच्चे माल के निर्यात को ठप कर देंगे और रूस पैसे खो देगा। दोनों एक दूसरे के बिना आधी ताकत से चलते हैं। जब ये दोनों साथ होते हैं तो क्रेमलिन के लिए घुटन बन जाता है। क्या ट्रंप इन प्रतिबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे? सवाल खुला है। इसके पक्ष में तर्क है। व्हाइट हाउस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर अपनी तैयारी की पुष्टि की है। लेंसी लेनिनसेग्राद की मौत ने इस विधेयक को सम्मान का मुद्दा बना दिया है। इसके पारित होने को महान सीनेटर की याद में श्रद्धांजलि के रूप में पेश किया जा रहा है। विरोध में तर्क है कि ट्रंप वर्षों तक इसे टालते रहे और राष्ट्रपति अधिकारों पर जोर देते हुए खुद तय करना चाहते थे कि हमला करना है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, 500 बहुत देर हो चुकी है। शुल्क चीन और भारत को झटका देंगे, जिससे अमेरिका में नवंबर चुनावों से पहले महंगाई का खतरा है। ईमानदारी से कहे तो विधेयक पारित होने की संभावना सबसे ज्यादा है, लेकिन कानून पारित करने और प्रतिबंध लागू करने के बीच एक गहरी खाई है। डोनाल्ड ट्रंप खुद तय करेंगे कि क्रेमलिन पर वॉर करना है या नहीं। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों, खासकर जो कीव में हैं, अपना ख्याल रखें। हवाई हमले के सायरन को नजरअंदाज ना करें और जरूर शरण स्थल में उतर जाएं, शरण ले, क्योंकि जब तक रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों से सुरक्षा नहीं है, पुतिन दबाव के इस साधन का भरपूर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यहां विराम लेता हूं। अपना ध्यान रखें। अलविदा।